हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल BM's एजुकेशन क्लास 8। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 का क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 2। क्या करने वाले हैं गाइस, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा होने वाला है पार्ट नंबर 2 गाइस, फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8। आई होप कि यार आप सभी ने पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। एक क्वेश्चन था जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में उसको नहीं लिया था, तो इस क्लास के अंदर उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द मालवी अहमदुल्ला शाह's रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए, जो मालवी अहमदुल्ला शाह का जो रोल था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, वो कैसा था, क्या रोल था। व्हाट इज़ द रोल, जो रोल था, क्या भूमिका थी मालवी अहमदुल्ला शाह का। देखिए गाइस, जो मालवी अहमदुल्ला शाह हैं, जो मालवी अहमदुल्ला शाह है, उन्होंने यार मदद की थी, उन्होंने यार हेल्प की थी। किसकी? उन्होंने हेल्प की थी बेगम हज़रत महल की। देखिए, बेगम हज़रत महल जो कि क्या है, जो कि वाइफ है किसकी, जो कि वाइफ है वाजिद अली शाह की। किसकी? वाजिद अली शाह की जो बीवी है उनका नाम है बेगम हज़रत महल, जिनकी मदद किसने की थी? मालवी अहमदुल्ला शाह ने। उन्होंने इनकी मदद की थी इस रिवोल्ट को, इस पूरे के पूरे रिवोल्ट को लीड करने में। लखनऊ के अंदर इस रिवोल्ट को लीड करने में मालवी अहमदुल्ला शाह ने बेगम हज़रत महल की मदद की थी, और वो अपने अंतिम घड़ी तक क्या करते रहे? कंटिन्यूस फाइटिंग करते रहे। वो कंटिन्यू फाइटिंग करते रहे अपने अंतिम घड़ी तक, जब तक उनकी असैसिनेशन नहीं होगी। जब तक उनकी असैसिनेशन नहीं हो गई तब तक वो क्या करते रहे? तब तक वो फाइट करते रहे, ठीक है। तब तक वो फाइट कर। देखिए, जो हमारे वाजिद अली शाह है, देखिए वाजिद अली शाह अवध के रूलर थे, जिनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जिनको ब्रिटिशर ने डिपोज कर दिया। तो इसीलिए वाजिद अली शाह बन गए कैसे? रूलर। इसीलिए हमारे ये जो वाजिद अली शाह है गाइस, इसीलिए वाजिद अली शाह बन गए डिपोज्ड रूलर। मतलब कि इनको अपने पोजीशन से सबसे पहले ब्रिटिशर ने निकाल दिया, इसीलिए हम इनको डिपोज्ड रूलर कहते हैं, क्योंकि इनको ब्रिटिशर ने इनकी पोजीशन से निकाल दिया गया और फिर इनको ट्रांसफ़र कर दिया। इनको कहाँ? इनको ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? कलकत्ता। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी। देखिए, मालवी अहमदुल्ला शाह जो कि फैज़ाबाद के थे, इन्होंने मदद की थी बेगम हज़रत महल की, जो कि बीवी हैं डिपोज्ड रूलर वाजिद अली शाह ऑफ अवध, और उन्होंने इस रिवोल्ट को लीड करने में मदद की थी लखनऊ के अंदर, और वो अपने अंतिम घड़ी तक कंटिन्यू फाइटिंग करते रहे जब तक उनका असैसिनेशन नहीं होगा, जब तक उनको असैसिनेटेड नहीं कर दिया गया था हमारे यहाँ। अब हम चलते हैं हमारे सी पार्ट के अंदर। देखिए, सी पार्ट का ये क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से, डिस्कस वाई द रिवोल्ट ऑफ 1857 कैन बी कॉल्ड ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, ये जो रिवोल्ट था हमारा 1857 का, इसको हम एक वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कह सकते हैं? देखिए, आपको ही पता है, मुझे पता है कि भारत को जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक। देखिए, हमें पता है कि भारत को बोले तो इंडिया को जो इंडिपेंडेंसी थी वो मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो अगर ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो यार हम जो रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्यों एक वार ऑफ इंडिपेंडेंस मान लें? देखिए, इंडिपेंडेंट होना अलग बात है और इंडिपेंडेंट अपने आप को मानना अलग बात है। जैसे कि हम कहते हैं ना, आपको सबसे पहले ये ठानना पड़ेगा कि हाँ मैं वही हूँ, फिर जाके वो चीज़ आप कर पाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए, ये तो आपको इंडिपेंडेंस मिली थी, बट इंडिपेंडेंस होने से पहले एक ज़रूरी है कि आप अपने आप को मानना है कि भाई साहब हम स्वतंत्र हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो लोगों के अंदर सबसे पहले जो स्वतंत्र होने की जो भावना थी, उनके दिमाग के अंदर सबसे पहले आई थी इस रिवोल्ट के अंदर, और इस रिवोल्ट ने हर एक व्यक्ति को एक साथ जुटाया था और एक साथ काम करने में मजबूर किया था, और लोग एक साथ यूनाइटेड होकर काम कर रहे थे।
जो हम सभी लोग टुकड़ों में बटे थे ना, सब अलग अलग राज्य में बटे हुए थे। तो ये जो था लोग हर जगह डिवाइड हुए थे, लोग एक साथ नहीं थे, इकट्ठे नहीं थे। इस दरार को देखकर, इस गैप को देखकर ही ब्रिटिशर ने हमला बोला था कि देखा था कि भाई साहब इनके हर एक किंगडम के बीच में पड़ती नहीं है, हर एक किंगडम के बीच में क्या नहीं हो रहा है, पड़ती नहीं है, और हर एक दूसरे किंगडम से अलग है, डिफरेंट है, कोई यूनाइटेड नहीं है। तो इस चीज़ को देखकर ब्रिटिशर ने क्या बोला था, हमला बोला, जिसके कारण क्या हुआ, वो इंडिया के अंदर कम समय के अंदर उन्होंने रूल अपना एस्टेब्लिश कर दिया। तो धीरे धीरे जब लोगों को समझ आया कि ब्रिटिशर जो है वो हमारे ज़मीन के अंदर हमसे ही टैक्स ले रहे हैं, हमारे चीज़ों पर ही हाई हेवी टैक्स लगा रहे हैं, हमको ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम पर ही शोषण कर रहे हैं, हम पर ही अत्याचार कर रहे हैं, भाई हमारा देश, हमारे ज़मीन और यूज़ कोई और कर रहा है, हमें मजबूर कोई और कर रहा है कि नहीं, हमारे मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। देश हमारा, लैंड हमारा, ज़मीन हमारी, हर चीज़ हमारी, बट यूज़ कोई हमें और कर रहा है और हम उस चीज़ को मान भी रहे हैं। तो लोगों के अंदर जो विद्रोह का भाव था, जो रिवोल्ट का भावना था, जो इंडिपेंडेंस की जो चाहत थी ना, जो इंडिपेंडेंस पाने की जो चाहत थी, जो जुनून था, वो सबसे पहले इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर आया था मेरे यार। तो यार इसीलिए इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को एक वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है मेरे यार, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सबसे पहले लोगों के अंदर जो भावना थी, जो चाहत थी, जो जुनून था कि यार हमें स्वतंत्र होना है, हमें इस ब्रिटिश रूल को अपने देश से ही डिपोज करना है, हमें अपने देश से ब्रिटिश रूल को निकाल के फेंक देना है और अपने देश के अंदर एक स्वतंत्र रूल एस्टेब्लिश करना है। इसीलिए आज इंडिया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसीलिए आज इंडिया क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है कि नहीं। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, भाई इंडिया के जो हेड है वो इंडियन ही रहेंगे, कोई फॉरेनर नहीं रह सकता है। तो वही चीज़ थी, वो जो भावना थी लोगों के अंदर, यार हमारा देश है, हमारी मिट्टी है, हमारा सब कुछ है, बट यूज़ कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है। तो लोगों के अंदर ये जब भावना आई, जो विद्रोह का भावना था, ये लोगों के अंदर धीरे धीरे इस रिवोल्ट के अंदर आया। इसलिए लोगों ने इसको एक वार ऑफ इंडिपेंडेंस बताना इसलिए ज़रूरी है। तो हालांकि ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, बट आइए देखते हैं पॉइंटर्स क्या लिखे हैं हमारे। फर्स्ट पॉइंट, द रिवोल्ट बिगिन विद द म्यूटिनी ऑफ द सिपोए। सबसे पहले इस रिवोल्ट की शुरुआत सिपोए से हुई थी, बोलते सिपाही लोगों से, जो सोल्जर लोग हैं उन सोल्जर से ही क्या हुआ था, इस रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे रिवोल्ट क्या हुआ, धीरे धीरे इस रिवोल्ट को पॉपुलराइज्ड किया गया, इसको धीरे धीरे लोगों को फेम मिलने लगा, लोगों का चक्षुशील हो गया धीरे धीरे, है कि नहीं। क्योंकि ये धीरे धीरे पॉपुलर इसलिए बनने लगा क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस के जो लोग हैं और डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं धीरे धीरे इसको ज्वाइन करने लगे। देखिए रिवोल्ट की शुरुआत सिपाही से हुई थी, मतलब सिपाही लोगों से, सोल्जर से हुई थी, और धीरे धीरे जो रिवोल्ट था एक पॉपुलर रिवोल्ट में कन्वर्ट होते गया। धीरे धीरे इस रिवोल्ट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे एक पॉपुलर रिवोल्ट में होने लगा। लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा कि ये जो रिवोल्ट हो रहा है और रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश हो रहा है, और डिफरेंट जहाँ इस रिवोल्ट के अंदर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं स्पॉन्टेनियसली बोले तो कंटिन्यूसली इसको ज्वाइन करते रहे, जिसको इसको बहुत ज़्यादा फेम मिला, बहुत ज़्यादा ये रिवोल्ट फैलने लगा। बहुत जल्दी रिवोल्ट पूरे ऑल ओवर द कंट्री बहुत ईजीली, बहुत ह्यूमंगसली स्प्रेड हो गया, है कि नहीं, बहुत जल्दी ये स्प्रेड हो गया गाइस। ये तो पहला पॉइंट था कि ये जो रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी वो सिपोए से हुई थी और धीरे धीरे एक पॉपुलर रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ लोग हैं स्पॉन्टेनियसली, ह्यूमंगसली इसमें ज्वाइन करने लगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। दिस इज द एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट आउट ऑफ द एस्टिमेटेड लैक्स ऑफ पीपल किल्ड इन द रिवोल्ट एंड मोस्ट ऑफ देम वर सिविलियन। एक फैक्ट की बात यह है कि हम तो कहते हैं भाई इतने लोग यहाँ पर ज्वाइन कर दिए, इतने लोगों ने इसको फेम दे दिया, पॉपुलराइज्ड कर दिया, फेमस कर दिया, बट हम यहाँ पर ये बात नहीं करते कि एक फैक्ट की बात नहीं करते कि यहाँ पर जितने लोगों ने तो इसको ज्वाइन किया वो एक साइड, बट यहाँ पर बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी भी दी है। कहा जाता है कि इस रिवोल्ट के अंदर एस्टिमेटेड लैक्स ऑफ पीपल की मृत्यु हुई थी इस रिवोल्ट के अंदर, और ज़्यादातर लोग जिनकी मृत्यु हुई थी ज़्यादातर लोग क्या थे, वो ज़्यादातर लोग सिविलियंस थे। क्या थे मेरे यार, वो ज़्यादातर लोग सिविलियंस थे। देखिए धीरे धीरे जो भारत था वो एक साथ आने लगा अंडर द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर सेकंड। जो बहादुर शाह जफर सेकंड जो कि मुग़ल रूलर थे, मुग़ल एम्परर थे, उनके अंडर, उनके
अंडर जो इंडिया था वो क्या होने लगा, एक साथ आने लगा और एक साथ मिलके लोग ब्रिटिशर का अगेंस्ट करने लगा, जिससे क्या हुआ, उनको कुछ समय के लिए शॉर्ट वाइल कुछ समय के लिए उनको आज़ादी मिल गई, उनको फ्रीडम मिल गया। किससे? फॉरेन रूल से। उन्हें ब्रिटिश रूल से, फॉरेन रूल बोले तो ब्रिटिश रूल से, उन्हें ब्रिटिश रूल से कुछ समय के लिए क्या मिल गया, उनको ब्रिटिश रूल से कुछ समय के लिए आज़ादी मिल गई। धीरे धीरे जो बहादुर शाह जफ़र सेकंड, जो कि एक मुग़ल एम्परर थे या फिर रूलर थे, जिनके अंदर जो भारत के सभी लोग यूनाइटेड होने लगे, एक साथ आने लगे, और जिससे क्या हुआ, उनको यार आज़ादी मिली, उन्हें फ्रीडम मिला। किससे? उन्हें फ्रीडम मिला फॉरेन रूल से, मतलब ब्रिटिशर की रूल से उनको आज़ादी मिल गई। धीरे धीरे उन्होंने ब्रिटिशर को ही पछाड़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट कि दिस सपोर्ट द आर्गूमेंट दैट द रिवोल्ट वाज इंडीड अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सभी चीज़ें दिखाता है कि कैसे लोग एक साथ आने लगे, एक साथ मिलजुल के काम करने लगे, लोगों के अंदर किस प्रकार से जो आज़ादी पाने की जो चाह थी उनके अंदर डेवलप होने लगी। ये सभी के सभी जो आर्गूमेंट हैं, ये सभी के सभी जो कॉन्ट्रास्ट है, ये सभी के सभी फेवर में आते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को हमें एक वार ऑफ इंडिपेंडेंस कह देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। व्हाट डिड द ब्रिटिश टू डू टू विन द लॉयल्टी ऑफ द ऑर्थोडॉक्स इंडियंस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ब्रिटिशर्स ने क्या ऐसा किया कि वो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस बोलते जो पुराने ख्याल के इंडियंस हैं, उनको लगता है कि भाई जो मॉडर्नाइजेशन है वो एक अभिशाप की तरह है, हमारे लिए नहीं है। उनको लगता है मॉडर्न होना बेकार चीज़ है। वही ऑर्थोडॉक्स इंडियंस, पुराने ख्याल वाले, अपने ट्रेडिशन को पकड़ के बैठे हैं, उनको छोड़ना नहीं है उसको। तो व्हाट डिड द ब्रिटिशर टू डू द विन द लॉयल्टी ऑफ द ऑर्थोडॉक्स इंडियन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ। देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिशर ने ऐसा क्या किया जिससे जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस की जो लॉयल्टी वो फिर से रीगेन कर सके, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ सोशल रिफॉर्म की पॉलिसीज़ को लागू करके उन्होंने ऑर्थोडॉक्स इंडियन का जो क्या था भाई साहब, इनका जो सपोर्ट था वो कहीं लॉस्ट करते जा रहे थे। बट उन्होंने इस चीज़ को कैसे रीगेन किया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? क्या उन्होंने ऐसा कोई चीज़ की जिससे इन्होंने ऑर्थोडॉक्स इंडियंस की लॉयल्टी को पाया? सबसे पहला पॉइंट देखिए, जैसे कि ब्रिटिशर्स की जो हेड थी वो एक क्वीन थी, तो क्वीन ने क्या किया, एक प्रोक्लेमेशन को पास किया, एक अमेंडमेंट की तरह। एक प्रोक्लेमेशन एक अमेंडमेंट की तरह होता है। जैसे कि हमारे लॉज के अंदर हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन के लिए कुछ अमेंडमेंट को लागू करते हैं, उसी प्रकार से उनकी जो क्वीन थी ब्रिटिशर की, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन, एक अमेंडमेंट को पास किया 1858 के अंदर। और इस अमेंडमेंट ने, इस प्रोक्लेमेशन ने ये प्रॉमिस करी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के रिलीजियस और सोशल कस्टम के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। गाइस, ये जो प्रोक्लेमेशन है और जो अमेंडमेंट है, ये कहता है कि, जो कि 1858 में आया था, ये कहता है कि ब्रिटिशर ने इस चीज़ का प्रॉमिस करा है, इस चीज़ का वादा करा है आपसे कि वो इंडिया के जो रिलीजियस और जो सोशल कस्टम्स हो गए, इनके ऊपर ना ही कोई पॉलिसी बनाएंगे, ना ही कोई रूल बनाएंगे। बोले तो सिंपली कि वो कोई भी इंटरफेरेंस इस चीज़ों पर नहीं करेंगे। इंडिया के रिलीजियस और सोशल कस्टम के ऊपर वो बिल्कुल भी अपना दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वो इंटरफेरेंस बिल्कुल इस चीज़ पर नहीं करेंगे। ये पहले ही चीज़ उन्होंने करी थी ऑर्थोडॉक्स इंडियंस की लॉयल्टी को रीगेन करने के लिए, मतलब वापस पाने के लिए, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। दूसरा पॉइंट ये था कि इसका मतलब ये था कि भाई साहब, इसका मतलब कि वो एक प्रोक्लेमेशन को जो उन्होंने पास किया था, जिससे वो इंडिया के जितने भी सारे रिलीजियस और सोशल कस्टम के अंदर दखल अंदाजी नहीं देंगे। इसका मतलब यही था कि, इसका मतलब क्या था कि ब्रिटिशर्स अब कोई भी इंटरेस्ट उनका नहीं है, मतलब ब्रिटिशर का अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है हमारे इंडिया के सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स के अंदर। पहले जो रिफॉर्म्स लाया करते थे सोशल रिलेटेड, वो अब नहीं लाने वाले हैं, क्योंकि उनको उनसे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब था कि ब्रिटिशर को कोई भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, अब कोई लंबा इंटरेस्ट नहीं रहा कि अब वो भारत के इस सोशल रिफॉर्म्स और रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करें, उसके बारे में पॉलिसीज़ बनाएं। इनके ऊपर उनका जो इंटरेस्ट था वो क्या था, पूरी तरह से ज़ीरो हो गया था। अब उस चीज़ पर इंटरेस्ट नहीं थे। ये सभी चीज़ें उन्होंने करी थी ऑर्थोडॉक्स इंडियंस की लॉयल्टी को वापस पाने के लिए आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्वेश्चन नंबर डी की हम बात करते हैं कि आपको इन क्वेश्चन के जो आंसर है वो 100 वर्ड्स के अंदर ही देने हैं मेरे यहाँ। क्वेश्चन 1, व्हाट वेर द इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए 1857 के क्या इकोनॉमिक कॉजेस थे वो डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहला पॉइंट, इस
न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर, देखिए जो न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर जी बहुत सारे ज़मींदार लोगों ने अपनी लैंड को लॉस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो ज़मींदार थे उनके लैंड्स क्या हो गए, खो गए, लॉस्ट हो गए। इस न्यू लैंड रेवेन्यू के सेटलमेंट के अंदर, न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर बहुत सारे ज़मींदार, बहुत ज़्यादा मनी लेंडर्स ने क्या हुआ, उनको उनकी ज़मीन को खोना पड़ा। ये था पहला इकोनॉमिकल कॉज, है कि नहीं। पहला लॉस क्या था कि भाई साहब लैंड लॉस हुआ था बहुत सारे ज़मींदार को। दूसरा क्या था, पीजेंट्स वेर मेड पुअरर बाय द हाई रेट ऑफ टैक्सेस एंड रिजिड कलेक्शन। देखिए जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट, बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस अमाउंट में टैक्सेस कलेक्ट किए आते थे, बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में टैक्सेस कलेक्ट किए आते थे, जिसके कारण वो उस टैक्सेस को भरने में उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी, उनकी कैपेसिटी नहीं थी, वो भर नहीं पा रहे, जिसके कारण वो क्या हो रहे थे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। मोर पुअरर, वो बिकेम मोर पुअरर, वो प्रीवियस से ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, है कि नहीं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत हेवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस लगाए जा रहे थे, उनसे भयंकर पैसे कलेक्ट किए जा रहे थे, लैंड रेवेन्यू टैक्स, है कि नहीं, हर प्रकार के टैक्स उनके ऊपर लगाए जाते थे, है कि नहीं, जिसके कारण क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा गरीब बनते जा रहे थे, क्योंकि उनसे हेवी टैक्सेस लिए जा रहे थे, उनको जो भी लोन दिए जा रहे थे वो लोन भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिए जा रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, इस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में देने के कारण वो उसको वापस रिटर्न नहीं कर पा रहे, इसके कारण वो और भी गरीब हो रहे थे, और उस जिससे कि वो एक डेट ट्रैप के अंदर फंस जा रहे थे। किसमें अंदर, वो एक डेट ट्रैप के अंदर फंस जा रहे थे, जिससे कभी वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे। लोन के ट्रैप के अंदर, इस लूप के अंदर वो फंस जा रहे थे, जिसके कारण उनकी भी बहुत सारे असुविधाएं हो रही थी। तीसरा पॉइंट क्या था कि ब्रिटिशर ने कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनाए थे जिसके कारण क्या हो, जो इंडियन की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से बेकार हो गई थी, पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था ब्रिटिशर की पॉलिसी ने। ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने पूरी तरह से रून कर दिया था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के इंडस्ट्री को, बोले तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की इंडस्ट्री को, और जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्री था उसको भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था ब्रिटिशर की पॉलिसीज़ ने। ठीक है, देखिए जो फार्मिंग एक रेगुलर फीचर बन गया था, और जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने अपने पावर को लॉस्ट किया था, मतलब कि अब वो अपने ट्रेडिशनल इंडिया के क्राफ्ट्स को बचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक कॉजेस हो रहे हैं, उनके पास, इंडियन रूलर के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो अपने किंगडम को चला सके, इसलिए उन्होंने उनका जो पावर था उनसे चला गया, और धीरे धीरे ये होने लगा कि वो अपने ट्रेडिशनल इंडियन रूट्स को ही, उसके क्राफ्ट को ही बचा नहीं पाए, क्योंकि उनके पास इतना समर्थ नहीं था, पैसा खत्म हो रहा था, यार ना, पैसा खत्म हो रहा धीरे धीरे, इकोनॉमिकल कॉजेस आ रहे थे। द आर्मीज टू वेयर डिसबैंडेड, मेनी आर्टिशंस एंड सोल्जर्स दस बिकम अनएम्प्लॉयड। देखिए आर्मीज़ के अंदर क्या होने लगे, बहुत सारे सोल्जर्स को निकाल दिया गया, वो धीरे धीरे डिसबैंडेड हो गए, बहुत सारे आर्टिशंस, बहुत सारे सोल्जर्स को क्या अपने सर्विस से उनको निकाल दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया भाई साहब, अनएम्प्लॉयड वो हो गए। ये भी एक इकोनॉमिक कॉजेस आ गया भाई साहब, क्योंकि लोगों को अगर पैसा दिया ही नहीं जाएगा तो पैसा खर्च कैसे करेंगे, और पर पैसा अगर खर्च नहीं करेंगे तो देश प्रोग्रेस कैसे करेगा भाई साहब। लोगों के पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी नहीं है स्पेंड करने के लिए, तो वो स्पेंड नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना, खर्च नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा ना, यही प्रॉब्लम हुआ था। ये कुछ इकोनॉमिकल कॉजेस थे मेरे यार। क्वेश्चन नंबर 2, कितने क्वेश्चन है डी के अंदर हमारे, ठीक है मेरे यार, 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। डिस्कस वाई द सिपोए वेर डिसकंटेंट। आपको सिपोएस के बारे में बताना है, उनको डिसकंटेंट कर दिया गया था, क्यों, वाई। देखिए डिसकंटेंटेड का मतलब क्या होता है भाई साहब, कि अनसेटिस्फाइड होना, क्या होना, अनसेटिस्फाइड होना। जो सिपोएस थे वो क्यों अनसेटिस्फाइड थे भाई साहब, क्यों नाराज थे। द राइजिंग डिसकंटेंट इन द कंट्री वाज रिफ्लेक्ट इन द बिहेवियर ऑफ सिपोए। देखिए धीरे धीरे देश के अंदर, हर सेक्शन के अंदर, हर प्रांत के अंदर, हर एक्टिविटीज़ के अंदर डिसकंटेंट बढ़ रहा था, बोले तो असंतुष्टि बढ़ रहा था, जिससे क्या हुआ, ये सभी चीज़ें सिपोएस के बिहेवियर में भी देखने मिले। वो भी इसीलिए क्या होने लगे, देखिए अगर हर कोई असंतुष्ट है तो धीरे धीरे उस चीज़ का जो छवि है, जो रिफ्लेक्शन है, वो हर व्यक्ति में धीरे धीरे आ जाएगा। अगर 5 लोग असंतुष्ट है तो छठा व्यक्ति जो तो इस चीज़ को देखकर असंतुष्ट हो जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे से हर एक व्यक्ति असंतुष्ट था, तो इसी के लिए क्या हुआ, जो सिपोएस थे वो भी क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए मेरे यार।
मतलब अनसेटिस्फाइड हो गए, असंतुष्ट हो गए और डिसकंटेंटेड हो गए। भाई साहब डिसकंटेंटेड हो गए। द सिपोइज वेर डिसकंटेंटेड बिकॉज देयर सैलरीज एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रमोशन वेर नॉट इक्वल टू दोज ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स। देखिए जो सिपोइज, देखिए सिपोइज बोले तो क्या होता है आपको पता है कि नहीं? सिपोइज बोले तो जो इंडियन सोल्जर्स, देखिए जो सिपोइज वर्ड बार बार बोला जा रहा है, इसका मतलब है इंडियन सोल्जर्स, क्योंकि यार इंडियन सोल्जर को सिपाही कहा जाता था और ब्रिटिशर्स की तो हिंदी तो अच्छी नहीं थी, तो इसलिए वो सिपाही को सिपोइज कह रहे थे। तो इंडियन सोल्जर यहाँ पर बेसिकली क्यों नाराज़ थे, क्यों डिसकंटेंटेड? वो इसीलिए डिसकंटेंटेड थे, बोले तो नाराज़ इसीलिए थे क्योंकि उनकी जो सैलरीज थी, उनके पास जो अपॉर्चुनिटी थी, उनका जो प्रमोशन था, वो यार ब्रिटिश सोल्जर से इक्वल नहीं था। मतलब ब्रिटिश सोल्जर की तो सैलरी आराम से बढ़ रही थी। देखिए ब्रिटिश सोल्जर जो काम कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं, बट इनकी जो प्रमोशंस नहीं हो रही थी, इनकी प्रमोशंस, इनके सैलरीज और इनके अपॉर्चुनिटी इनके पास जो थी, ये सभी के ये ब्रिटिश सोल्जर के बिल्कुल बराबर नहीं थे। मतलब ब्रिटिश सोल्जर की सैलरी कहीं ज़्यादा थी, कई उनकी प्रमोशंस कहीं ज़्यादा थे, उनके पास कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन सोल्जर। इसीलिए वो क्या थे, इसीलिए जो सिपोइज थे वो डिसकंटेंटेड थे भैया, मतलब नाराज थे, मतलब अनसेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट, मतलब उनके पास संतुष्ट नहीं था, वो सेटिस्फाइड नहीं थे, असंतुष्ट थे कि नहीं, असंतुष्ट। Point 3. Even the special allowance that was given to them when they were sent to war was discontented. कहा जाता है कि जो स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा था किसको, ब्रिटिश सोल्जर्स को, है कि नहीं, when they were sent to war was discontented। देखिए तो क्या होता था ना, बेसिकली आप देखिए ब्रिटिश सोल्जर्स को बहुत सारे अलाउंस मिलते थे। वो वार में जाएंगे तो उनको स्पेशल अलाउंस मिलेगा, वो अगर नहीं भी जाएंगे तब भी उनको मिलता था, बट इनको नहीं मिलता था। इंडियन सोल्जर्स को क्या नहीं मिलता था, स्पेशल अलाउंस नहीं मिलता था, वो जितना भी काम कर दे, तो इसलिए वो क्या थे, डिसकंटेंटेड थे, मतलब तो नाराज़ थे, असंतुष्ट। क्या थे मेरे यार, असंतुष्ट थे, बोले तो अनसेटिस्फाइड थे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाउ वाज द पॉलिसीज ऑफ डिवाइड एंड रूल इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए किस प्रकार से जो पॉलिसीज था डिवाइड एंड रूल का, किस प्रकार से उसको इंडियन आर्मी के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए ब्रिटिशर हमेशा क्या करते थे, देखिए क्या होता है ना, ब्रिटिशर्स क्या करते थे सब हर बार कि एक एरिया है, मान लो सबसे पहले इस एरिया के अंदर वो गैप्स आइडेंटिफाई करें। क्या आइडेंटिफाई, गैप को आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो ये ए है और ये बी है, ये ए रीजन है और बी रीजन है, और इनके बीच में अंदर कहीं अनबनी है, तो पहले क्या करेंगे, ये गैप को आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो ये गैप, मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ तू में है, तो उस चीज़ को ब्रिटिशर आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या करें, इसको बोलेंगे कि भाई ये ख़राब है, इसको बोलेंगे कि वो ख़राब है, ए को बोलेंगे कि बी तुझ पर अटैक करेगा, और बी को बोलेंगे कि ए तुझ पर अटैक करेगा, और लास्ट में क्या करेंगे, या तो वो बी के सपोर्ट में आ जाएंगे या फिर ए को सपोर्ट में किसी एक की तरफ आ जाएंगे। वो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो सपोज़ वो बी की तरफ आ गए, मान लो ब्रिटिशर्स बी के साथ मिलकर ए को उन्होंने बिल्कुल हरा दिया और ए के पार्ट को उन्होंने कब्जा लिया। फिर कुछ समय के बाद ब्रिटिशर क्या करेंगे, बी को धोखा देंगे, इस पूरे के पूरे एरिया के अकेले ब्रिटिशर्स आ गए। अगर आप समझ नहीं पाए, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सबसे पहले 2 रीजन को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, और फिर एक रीजन के साथ लड़के दूसरे रीजन को हराते हैं। मान लो उन्होंने बी के साथ मिलके ए को हरा दिया, और फिर उन्होंने क्या किया, इस पूरे के पूरे एरिया को अपने अंडर ले लिया। ठीक है, बट कुछ समय के बाद वो क्या करेंगे, बी को ही हरा देंगे और पूरे के पूरे रीजन को वो खुद ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर ए ने भी, यहाँ पर ए का किंगडम भी गया, बी का भी गया, दोनों का यहाँ लॉस था। अगर ए और बी के अंदर गैप ना होते, दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग होके रहते और यूनाइटेड होके रहते, तो ब्रिटिशर्स कभी आ ही नहीं सकते थे उनके बीच के अंदर। तो ब्रिटिशर क्या करते थे, डिवाइड करते थे और रूल करते थे। तो ब्रिटिशर का एक फेमस पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, जो यार क्या करता था, जो कि इंडिया को यूनाइटेड होने से, एक साथ आने से रोकता था। हमेशा इंडिया को एक साथ आने से जो पॉलिसी रोकता था, वो ब्रिटिशर का द फेमस पॉलिसी, द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी।
देखिए उन्होंने एक पॉलिसीज़ ऑफ डेलिब्रेट, वो क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन को ही फॉलो करते थे। इससे क्या होगा कि हमेशा दो कम्युनिटीज़ के बीच में क्या होगा, एक प्रेशर, एक टेंशन, एक तनाव बना रहेगा, जिससे क्या होगा, वो दो कम्युनिटीज़ हैं वो हमेशा लड़ते रहेंगे, जिससे हमारा फ़ायदा रहेगा। तो इससे क्या होगा, वो एक पॉलिसी उनका था, डेलिब्रेट डिस्क्रिमिनेशन का एक पॉलिसी था, जिसके कारण उस पॉलिसीज़ के अंदर जो माइनॉरिटीज़ थे, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ थे, उनके ऊपर इस चीज़ का वो लागू करता है, जिसके कारण क्या होता है, इंडिया के अंदर जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ है वो हमेशा लड़ते रहेंगे। ये ब्रिटिशर का एक डेलिब्रेट पॉलिसी था, जो कि सबसे ज़्यादा बेकार था। इसीलिए क्या होता था, देखिए अगर इंडिया के लोग यूनाइटेड होते ना, तो ब्रिटिशर कभी इंडिया आ ही नहीं सकते थे, ये गारंटी थी। बट वी आर नॉट दैट मच यूनाइटेड, हम सभी लोग अलग अलग थे। वो गैप्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने रूल चालू कर दिया। जितने भी सारे प्रोस्पेक्टस थे, जितने भी सारे प्रोस्पेक्ट्स थे हमारे रिवोल्ट के, वो सभी उन्होंने रिमूव कर दिए। जितने भी प्रोस्पेक्ट्स थे हमारे, जितने भी हमारे चीज़ें थे जो कि हम रिवोल्ट को लेकर कर सकते थे, वो धीरे धीरे उन्होंने रिमूव करना चालू कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्मी को फिर से रीऑर्गेनाइज कर दिया। उन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर दिया, जैसे कि उनके पास आर्मी का पूरा कंट्रोल रहे ब्रिटिश के पास। उन्होंने देखा कि अगर पूरे की पूरे इंडियन आर्मी एक साथ आ जाएगी ना, तो मुश्किलें हो जाएगी। तो उन्होंने इंडियन आर्मी को डिफरेंट सेक्शन में तोड़ दिया और अलग अलग जगह में ऑर्गेनाइज करके पूरे के पूरे को अपने कंट्रोल में वो ले आए। ठीक, देखिए जो प्रपोर्शन था यूरोपियन सोल्जर टू इंडियन सोल्जर वाज इंक्रीज्ड। धीरे धीरे उन्होंने यूरोपियन सोल्जर्स की जो प्रपोर्शन थी वो धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया एज कम्पेयर टू इंडियन सोल्जर, जिससे क्या हुआ, इंडियन सोल्जर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए। स्टैटिक मिलिट्री पोजीशन एंड द मिलिट्री इक्विपमेंट्स वेर इन कंट्रोल ऑफ यूरोपियन सोल्जर एंड ऑफिसर्स। देखिए अगर यूरोपियन सोल्जर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन सोल्जर्स, तो ज़्यादा पावर किसके पास है, यूरोपियन सोल्जर के पास। तो इसलिए जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, जो स्ट्रैटेजिक मिलिट्री पोजीशन को डिसाइड करना हो गया, या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को डिसाइड करना होगा, सभी के सभी यूरोपियन सोल्जर्स के कंट्रोल में थे और उनके ऑफिसर के कंट्रोल में थे, और इंडियन सोल्जर के कंट्रोल में कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनका नंबर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका था। इसके कारण जो जिन पोर्शन को निकाल दिया गया था ना सर्विस से, वो अनएम्प्लॉयड रह गए, और जो भी थे उनके पास कोई भी पावर नहीं था। दे नाउ रिक्रूटेड मोर सोल्जर फ्रॉम अमोंग द 6 गोरखाज, पठान्स, जाट्स एक्सेट्रा। अब सिर्फ वो इंडियन सोल्जर्स को किसी एक प्रांत से रिक्रूट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, अब रिक्रूटमेंट की जाएगी डिफरेंट कम्युनिटीज से। वो 6 से करेंगे, रिक्रूट करेंगे, गोरखास को करेंगे, पठान्स को करेंगे, जाट्स को करेंगे। और ये सभी लोग जो थे, ये सभी कम्युनिटीज़ के लोग, ये ज़्यादातर ब्रिटिशर के ऊपर रिमेंड न्यूट्रल, ब्रिटिशर के ऊपर ज़्यादातर न्यूट्रल रहते थे। सभी लोग, सिख्स हो गए, गोरखास, पठान्स, जाट, ये सभी लोग ब्रिटिशर से ज़्यादातर समय न्यूट्रल रहते थे। ज़्यादातर ये ब्रिटिशर के अगेंस्ट नहीं रहते थे, ज़्यादातर ये ब्रिटिशर की मदद करते थे। तो ब्रिटिशर ने इनका ही ज़्यादातर साथ देना चालू कर दिया, इनको ही ज़्यादा मैं सर्विस में लेना चालू कर दिया मेरे यहाँ। तो गाइज़ ये पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन एंड आंसर था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। नेक्स्ट क्लास से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे मेरे यार, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।